Hello everyone, good evening. So today let's start with the week. आज हम अपना वीक स्टार्ट करते हैं और आपका चैप्टर 3 जो कंटिन्यूएशन में चल रहा था, आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ है उसमें लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन। ओके, वर्ड ग्लोबल से आप समझ रहे हो, ग्लोबली मीन्स वेयर ग्लोबलाइजेशन जो मेजर्स हैं इसको पूरे दुनिया में फैलाया गया। ओके, 1991 के बाद हमारे कुछ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कुछ बैरियर्स थे, कुछ रुकावटें थी दूसरे देशों के साथ। ओके, जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी थे जो हमारे बहुत फ्रेंडली भी थे, जिनसे हमें लगता था वी कैन टेक हेल्प। उससे पहले आपने देखा जब हमारे पास 1 वीक का क्राइसिस जब हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस, ओनली 1 वीक फॉरेन रिजर्व वाज लेफ्ट। तो 1 वीक का जब फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, उस टाइम पे आपने एक चीज़ नोटिस की दैट नो कंट्री वाज लेंडिंग मनी टूवर्ड्स। ओके, हमें कोई देश अपना पैसा लेंड नहीं कर रहा था, उधार नहीं दे रहा था। ओके, हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली। उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यू रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी स्टार्ट की, जिनका हम लोग आप लोग के साथ इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो देन ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको समझना, इस फिनोमिना को। ठीक है, so it is an outcome of sets of various policies that are aimed at transforming the world towards greater independence and integration। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, इंटीग्रेशन, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहना। देश जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, व्हेन कंट्रीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो हम लोग जितने भी हमारे बैरियर्स हैं उनको हटा के हम आगे बढ़ सकते हैं। जितनी भी हमारी बाउंड्रीज जो हमारे देश को रोकती है टू मेक अ बॉर्डरलेस कंट्री। अब बॉर्डरलेस कंट्री का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप लोग बॉर्डर ही हटा दो, देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं, नो। बट हम लोग यहाँ पे बॉर्डरलेस का मतलब है जहाँ हम लोग एक वी ऑल आर वन। ओके, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, जहाँ पे वी टेक हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वी डू ट्रेड एंड बिजनेसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जहाँ पहले रुकावटें हो रही थी, अब वो उसको चीज़ को नहीं होंगी। ओके, और ये ग्लोबलाइजेशन एम ही करता है ताकि हमारे जितने भी बाहर की बाउंड्रीज है उसको हम हटा सके, लाइक द एक्टिविटीज़ विच वी आर डूइंग योर इकोनॉमिक, सोशल, जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ओके, जोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर से काफ़ी अलग है। तो उसकी वजह से अगर हम लोग जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, देश का वेदर कंडीशंस अलग है, कहीं बहुत ठंड, कुछ कंट्रीज़ बहुत कोल्ड कंट्रीज है, सम आर वेरी वार्म कंट्रीज एंड सम हैव मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे हमारे देश का मॉडरेट क्लाइमेट है, और कंट्री इंडिया इज़ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ हर तरह के ऑल सीजन्स वी हैव। हमारे यहाँ पहाड़े भी हैं, नदियाँ भी हैं, समुद्र भी है, एंड वी हैव सी शोर ऑल्सो, वी हैव हिल स्टेशंस ऑल्सो, वी ऑल्सो हैव all the type of seasons in our country, summers, winters, rainy season, autumn। सो व्हाट हैपन्स, हमारे जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से पहले बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें आ रही थी, चाहे वो जोग्राफिकल कंडीशंस हो, लैंग्वेज कंडीशंस हो। उससे किसी भी तरीके से हमारा कोई भी बाउंड्रीज़ की वजह से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसी कंट्री से हमारा कनेक्शन नहीं बंद होना चाहिए। ओके, चलिए इस बाउंड्री को हटाने की बात देखते हैं। हम लोग अब न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज, बीपीओज, जो बाहर के देशों से कनेक्टेड रहती हैं। आज आप लोगों में से आपके फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स नहीं, आप लोग कभी छोटे हो, आप लोगों के सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स हो या फिर उनके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स भी जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं। ओके, क्या 91 से पहले आईटी इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट था हमारे देश में? नो, बट नाउ वी हैव आईटी इंडस्ट्रीज़ वेयर दोज कंपनीज, बाहर के कंपनीज जहाँ पे सेटअप हुए हैं, बट यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ही वर्क हो रहा है। जो हमारा वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस को उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट किया गया है, जहाँ पे आप अपने यहाँ के
मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, वो उस हिसाब से एडजस्ट हुए हैं। लेकिन जब उनका कनेक्शन होता है, उसी कंपनी के लोग जब बाहर काम करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिलॉयट और यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का मेन ऑफिस आपका अमेरिका में है, यूएसए में, सो उसका यहाँ पे हैदराबाद में है आपका ऑफिस, बैंगलोर में है। तो यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, बाहर जो लोग वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए अमेरिकन्स जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं, उनका जो कल्चर है वहाँ पे वर्क कल्चर में भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और यहाँ के लोगों को यहाँ के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, बट स्टिल दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जब बाहर से उनका कोई वर्क आता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, ओके। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज मेकिंग विद ग्लोबल विद लोकल। इससे क्या हो रहा है कि वेयर समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया, इट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। कोई चीज़ हम इंडिया में कर रहे हैं या फिर कोई सेटअप कर रहे हैं, वो बाहर के देश में भी आपका असर पड़ना चाहिए उसका, ठीक है, या फिर बाहर से हमारा असर यहाँ होना चाहिए। लाइक आप लोग कभी कभार रेस्टोरेंट में जाते होंगे, जैसे कि KFC's, मैकडोनल्ड्स, ओके, सो डोमिनोज, पिज़्ज़ा, ये सब जो है आपका, पिज़्ज़ा हट। अब मान लीजिए मैकडोनल्ड्स में आपके यहाँ जो बर्गर बिक रहा है और बाहर अमेरिका में जो बर्गर बिक रहा है, अब क्या है, यहाँ पे यहाँ के वेदर कंडीशंस, यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस, यहाँ के लोगों की टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्गर में चेंजेस आ गए। यहाँ पे आलू की टिक्की से भी बर्गर को बनाया जा रहा है, या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें चिकन ही यूज़ किया जाता है, ओके, बर्गर में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट बाहर के लोग क्या है, बीफ खाते हैं, तो वहाँ पे बीफ भी यूज़ हो रहा है, ओके, दे आर यूजिंग बीफ इन देयर बर्गर्स। सो दे हैव सेटअप देयर कंपनी, मतलब उन्होंने अपना ब्रांच खोल रखा है दूसरे देशों में, बट वहाँ के टेस्ट और जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो लोग उसको बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग दैट बर्गर, ओके, बट स्टिल द कंपनीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी आगे बढ़ाया। चलिए उसको देखते हैं आगे। सबसे पहला है आपका आउटसोर्सिंग। नाउ व्हाट इज आउटसोर्सिंग? ओके, सो पहला प्लेटफॉर्म जिससे हमारा ये आउटकम्स जो निकल के आ रहे हैं, जो सोर्सेस थे, दैट इज आउटसोर्सिंग। आप वर्ड आउटसोर्सिंग से समझ रहे हो, जब बाहर के देशों से हम लोग काम आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर से हम लोग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, और हम भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर। लाइक सी आउटसोर्सिंग इज वेयर, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्सिंग का वर्क क्या है, अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि लीगल सर्विस हो, मतलब आपका लीगल एक्टिविटीज़ जो आपके कोर्ट और लॉयर से रिलेटेड हो, ठीक है, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है बाहर के देशों से आउटसोर्स करवाने की, बिकॉज मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्ट। आज के टाइम में हम लोग क्या लेटर्स के ज़माने में है या खत के ज़माने में? नो, वी आर हैविंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट। दैट्स बिकॉज द यूज़ ऑफ IT इंडस्ट्रीज, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत के बिना हम इस टाइम पे नहीं रह सकते, एंड वी हैव मॉडर्नाइज्ड इन आवर टेक्नोलॉजीज़, ओके। सो उसके लिए फिर क्या हुआ आपको पता है, देन हमारा शुरू होता है, वी हैड, हमारे कंपनीज में भी, हमारे इंडिया में भी सेटअप हुए कुछ BPOs, जिस या फिर यू कैन से कॉल सेंटर्स, जहाँ वॉइस रिकॉर्ड करके, मतलब बात करके, हम दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द कॉलिंग। कॉल सेंटर्स में कॉलिंग का काम होता है, एंड वहाँ से भी हम लोग, उनके भी कॉल सेंटर से आपके यहाँ पे भी देश में काम हो सकता है, ओके। हम लोग बहुत कुछ काम आउटसोर्स करते हैं, वॉइस कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, टीचिंग, ओके, विच कैन बी आउटसोर्स फ्रॉम अ डेवलप कंट्री टू इंडिया। डेवलप कंट्री से इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशन, जिसको हम कॉर्पोरेट जॉब जो आप लोग करते हो, कॉर्पोरेट जॉब, तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारे इंडिया में बहुत सारी सेटअप हुए हैं, जो कुछ नाम आप जानते ही हो, डेलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, देन विप्रो, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर में इनके नाम आते हैं, ओके, इन्फोसिस।
तो ये सारी क्या है यहाँ पे सेटअप हुई, जो बाहर इनके हेडक्वार्टर्स थे बट इंडिया में ये लोग सेटअप हुए, फिर यहाँ पे वर्क शुरू हुआ एंड देन ये सारा सर्विस इधर बाहर से हम लोग लेने लगे और अपने यहाँ लो वेज रेट पर कॉर्पोरेट जॉब को मिलने लगा। और एक नॉर्मल इवन स्मॉल कंपनीज ऑल्सो, स्मॉल कंपनीज भी बाहर अपना काम देने लगी, इधर हम अपना काम आउटसोर्स करने लगे। सो इससे क्या हुआ, लो वेज रेट पर एक कॉमन डिग्री स्किल पर भी लोगों को काम मिलने लगा। मल्टीनेशनल कंपनीज का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बट आपका जो कुछ स्मॉलर कंपनीज हैं जो विच आर वर्किंग इंटरकनेक्टेड विद द इन द अदर कंट्रीज, यू कैन सी वहाँ पर आप लोग अपना काम इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ओके, सो इसको आप लोग बुक में अच्छे से रीड करेंगे। Okay, now after this let's come to the new topic, that is WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1995 में सेटअप हुआ एंड ये आपके जितने भी हमारी कंट्रीज़ को ट्रेड यानी कि एक मतलब ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए जहाँ पे टैरिफ रेट्स, आपका जो टैक्स था जो बिजनेस पे लगता था उसको लो कर दिया गया। इंपोर्ट जो दूसरी कंट्री से हो रहा था उनको भी लोअर कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स सी, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। The WTA was founded in 1995, okay, as the succession organization to the General Agreement on Trade and Tariff. Okay, Trade and Tariff जो टैक्स होता है, GATT, GATT was established in 1948 with 23 countries as global trade organization, जहाँ पे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बहुत सारी एग्रीमेंट्स फॉर्म हुई कंट्रीज़ के साथ, समझौता हुआ जो इस बात पे हमको एग्री करना पड़ेगा और यहाँ तक ही हमारा ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन से लेके पॉलिसीज फॉर्म से लेके सब कुछ उस पर बेस्ड होगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस एब्रिएटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, अपने मन के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पर नहीं ला सकते थे। इन एडिशन इट्स पर्पस टू एनलार्ज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड्स ऑफ सर्विसेज, इसका पर्पस ही ये था, इसका मतलब आप ये समझ सकते, मकसद ही ये था जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स के सर्विसेज को आगे बढ़ा सके। ओके, और दूसरे देशों में ताकि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, दूसरी कंट्री से हम लोग इंटर कनेक्टेड हो सके एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब ही आप समझ रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ओवर कंजम्पशन या फिर हद से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। हमको अपना एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को भी बचाकर चलना है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे रिसोर्सेज को बचा के रख सके। ओके, द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन बैरियर्स को हटा दिया गया एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। ओके, इंडिया हैज़ बीन फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग, इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और फोरफ्रंट में है वो फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स, रेगुलेटिंग एंड सेफगार्ड्स of advocating the interest of developing world. India has kept its commitments towards liberalization of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates. इम्पोर्ट्स पे यानी कि आयात निर्यात जो हो रहा है दूसरे देशों से, उस पे इन्होंने टैरिफ रेट्स को कम करा और इम्पोर्ट रेट्स पे भी कम करा एंड टैरिफ रेट्स यानी कि जो टैक्स पे होता था फॉरेन टैक्स उसको भी कम किया गया। और फिर आपका नीचे एक टेबल है आपकी NCERT बुक में, ग्रोथ ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स, कितना ग्रोथ हुआ आपका, ग्रोथ आप देखेंगे स्लोली एंड स्लोली। एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। ओके, बट आपका सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आगे जाके बढ़ रहा है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है फॉर वेरियस ईयर्स
ये किसके थ्रू हमको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके ओके, फिर इसको हम आगे अच्छे से आप पढ़ेंगे। जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज अच्छे से नहीं मिल रही थी मार्केट फॉर डेवलप कंट्रीज, और इसका आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री सीन एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ओके, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ completed 3 decades in its introduction। इसका देखिए, the growth of an economy is measured by GDP, gross domestic product। 1991 के बाद इंडिया witnessed a rapid growth in the GDP and on continual basis for 2 decades। मतलब 2 decades, मतलब आपके 20 सालों तक उनका काफ़ी अच्छा कंटिन्यूइंग प्रोसेस में जीडीपी का रेट काफ़ी बढ़ा था हमारा 91 के बाद से, और वो कंटिन्यूइंग 20 सालों तक वैसा ही रहा। The growth of the GDP increased from 5.6% during 1980 to 91 to 8.2% during 2007 to 12। During the reform period, the growth of agriculture declined। जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर का पीरियड हमारा डाउनफॉल जा रहा था। While the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up। क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज और बीपीओज फॉर्म हो रहे थे, तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था, लेवल हाई हो रहा था। और आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इट वाज फ्लक्चुएटिंग। ओके, कभी अप कभी डाउन। ओके, there have been setback in the growth rates of different sectors post 91, with agriculture recorded a high growth during 2013-14। this sector witnessed negative growth in the subsequent years। इसको आप पढ़ेंगे। The opening of the economy has led to rapid increase in foreign direct investment, जिसको हम FDI भी बोलते हैं, and foreign institution investment FII has increased from $100 billion in 91 से $30 billion in 2017 to 18। okay, there have been increase in the foreign exchange reserves from about 6 billion in 1991 to 413 billion in 2018 to 19। इस ग्राफ को आप अच्छे से देखेंगे। ओके, फिर हमारा ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, इट हैज़ रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रिफॉर्म पीरियड बिकॉज सर्विस सेक्टर्स वर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल एंड द फॉरेन कॉर्पोरेट बैंक्स हैव बीन सेट अप। The private multinational companies were forming in our own country, from the branches were opening in the in our country। so आपका हो रहा था, but reforms in agriculture could not benefit and the rate have been decelerating। ओके, so इससे क्या हो रहा था, which includes irrigation, power, roads, market linkage, research, extension, crucial role in green revolution, जो में हम लोग इतना आगे बढ़े थे एग्रीकल्चर में, which was falling down। okay, the partial removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers। दोबारा फिर से small and marginal, छोटे स्तर के जो फार्मर, छोटे स्तर के जो किसान थे, उनका काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। This sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duties and agriculture products, low minimum support price, and lifting of quantitative restrictions on the imports of agriculture products। These are adversely affected Indian farmers as they now have to face increased international competition। okay, अब इंडस्ट्रीज का आप लोग देखेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, वेर आप लोग जहाँ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने इक्विटी को सेल ऑफ कर दिया था टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड have placed limits on the growth of public expenditure, especially in social sectors। The tax reduction in the reform period aimed at yielding larger revenue and curb tax evasion has not increased in the tax revenue for the development। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। टैक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, or further reduce the scope for raising tax revenues। This has a negative impact on development and welfare expenditures। यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। If you like my video then please like, share and subscribe to my channel। Bye, have a nice day।